अच्छा जी, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस हो गया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड देन फाइनली टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, प्रोपगेशन में आप कह लेंगे फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और उनको कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में, और टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल्स जो हैं ये आपस में रिएक्ट करके टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये हमने लास्ट टाइम सारा कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमारे पास, यानी लेट्स से वी आर रिएक्टिंग, suppose if we have CH3 CH2 CH3 propane reacting with bromine। ठीक है, तो अब ये क्या रिएक्शन होगा? अगेन इफ वी आर डूइंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो सेम रिएक्शन होगा। कोई भी एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर रिप्लेस हो सकता है विद ब्रोमीन। तो लेट्स सपोज आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 Br प्लस HBr। ठीक है, और इसके लिए फिर आप मैकेनिज्म लिख सकते हैं। पहले स्टेप में ब्रोमीन मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स बनेंगे, देन दोस ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स विल अटैक ऑन अल्केन। यहाँ से प्रोपाइल रेडिकल बनेगा, बिकॉज ये 3 कार्बन वाला अल्काइल है, प्रोपेन है। तो यहाँ से जब एक हाइड्रोजन जाएगा, लेट्स सपोज व्हेन दिस कार्बन लूजेस अ हाइड्रोजन एटम, तो प्रोपाइल बनेगा, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। then propyl free radical will again attack on another bromine molecule और प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, दिस प्रोपाइल ब्रोमाइड। और वहां से फिर आपको एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलेगा जो कि अगेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म लिख लेंगे इसका अगर लिखने को आए तो। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें, जैसे लेट्स सपोज इफ वी आर डूइंग दिस रिएक्शन विद एक्सिस हैलोजन, सपोज हम सिंपल एग्जांपल ही लेते हैं। लेट्स से वी हैव मीथेन रिएक्टिंग विद क्लोरीन, जैसे कल हमने रिएक्शन की बात की थी, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट वी गेट क्लोरोमीथेन CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, तो यहां से जो प्रोडक्ट आपको मिला, दिस इज क्लोरोमीथेन। Now, if this reaction occurs in the presence of excess halogen, okay, if this and obviously most of the time reaction occurs in the presence of excess amount of halogen, आपके पास क्लोरीन जो है वो लार्ज अमाउंट में होगा। तो अब क्या होगा कि बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट है क्लोरोमीथेन, ठीक है, दिस हैज द एबिलिटी टू इनिशिएट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल, बिकॉज इसमें स्टिल हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। और ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, अगर ये एक्सेस में है तो इट कैन फर्दर अटैक ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरोमीथेन। ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये दोबारा इस पर अटैक कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। तो सिंपल यहाँ पे पॉइंट आप ध्यान में रखें कि फर्दर सब्स्टिट्यूशन कैन अकर in the presence of excess halogen। और ये लाजमी, मतलब आप कह लें कि एक से ज्यादा मल्टीपल टाइम सब्स्टिट्यूशन होती है, बिकॉज आपके पास रिएक्शन चैम्बर में क्लोरीन मॉलिक्यूल, जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, दोबारा एक बार देख लेते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास ये रिएक्शन चैम्बर है और इसमें मीथेन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेट सपोज ये CH4 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 और क्लोरीन भी मौजूद है Cl2 Cl2 Cl2। तो इनिशियली क्या होगा कि आपका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, one of the chlorine molecule will break and it forms free radicals which would attack on methane। और ये जो मीथेन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? It converts into chloromethane। So let's suppose we get this chloromethane CH3Cl। अब because इसमें still हाइड्रोजन मौजूद है, तो there are chances कि another chlorine molecule can further attack on this chloromethane to replace another hydrogen atom। तो further substitutions can occur in the presence of excess halogen। और ये कब तक होता रहेगा? कि जब तक आपके पास मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे फर्दर रिएक्शन क्या हो सकता है कि जो क्लोरोमीथेन आपको फर्स्ट स्टेप में मिला है CH3Cl, इट कैन फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट,
and this time we get CH3Cl, it loses a hydrogen atom, और इसकी जगह पे अगेन एक Cl ग्रुप आ जाएगा, Cl एटम आ जाएगा, तो क्या बनेगा, दिस वुड बिकम CH2Cl2 प्लस another HCl मॉलिक्यूल। तो अब ये जो प्रोडक्ट बनी है आपके पास, ये क्या कहलाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस वुड बी कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन, बिकॉज दो क्लोरीन है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। तो ये फर्दर सब्स्टिट्यूशन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है। एंड एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि इन ईच सब्स्टिट्यूशन या फॉर टू रिप्लेस वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन वी नीड वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है, एक दफा सब्स्टिट्यूशन करनी है, सो वी नीड वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एंड वी गेट वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, हाइड्रोजन हैलाइड भी ये एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो जितनी बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, दैट मींस दैट मेनी टाइम्स वी गेट HCl, राइट। तो अभी इसमें फर्दर एक हाइड्रोजन, अभी भी दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो दैट मींस के फर्दर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो थर्ड रिएक्शन क्या हो सकता है, CH2Cl2 can further reacts with chlorine molecule, and this time we get CHCl3 plus another HCl molecule, और CHCl3 क्या कहलाएगा, this is trichloromethane, which is commonly known as chloroform, ठीक है। फिर इसी तरीके से, क्योंकि स्टिल अभी एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो फोर्थ सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। सो वी गेट CHCl3 फर्दर रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड दिस टाइम CCl4 प्लस HCl, ठीक है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलेगा, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन। तो अब फर्दर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑल द 4 हाइड्रोजन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय halogen atoms। तो कितनी सब्स्टिट्यूशन हो गई, इन केस ऑफ मीथेन वी कैन गेट 4 सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ रही बेटा, यहाँ तो क्लियर है, ठीक है। तो इन केस ऑफ मीथेन, वी कैन गेट 4 substituted organic products plus HCl, ठीक है। तो जब आप मीथेन को हैलोजन से रिएक्ट करेंगे, तो वी कैन गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वी कैन गेट CH3Cl क्लोरोमीथेन, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन एंड CCl4 tetrachloromethane. In addition, we get an inorganic product as well, HCl. तो यहाँ पे आपको ये mixture of organic products मिलेगा, and that is why this reaction is not feasible to produce halogenalkanes. ठीक है जी, we get this mixture. Let's suppose you need only dichloromethane. ठीक है, suppose आपको dichloromethane required है, but जो दूसरी products बन रहे हैं, आप उनको बनने से रोक नहीं सकते, ठीक है। This reaction is not feasible. This reaction is not feasible for the preparation of halogenalkanes, although ये काफी ज्यादा important compound है, but this reaction is not feasible for the preparation of halogenalkanes at large scale. उसका रीजन क्या है, एक तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो अब ये मिक्सचर आपको मिलेगा, एंड देन वंस द रिएक्शन इज फिनिश्ड, तो फिर आपको कोई सेपरेशनल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी टू सेपरेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, बिकॉज अब इसमें टाइम भी लगेगा, फिर कॉस्ट भी लगेगी। तो मेन रीजंस क्या है व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, नंबर 1 फर्दर सेपरेशन वुड बी नीडेड, ठीक है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि द यील्ड ऑफ, ऑब्वियसली जब मीथेन जो है some amount of it would be converted into chloromethane, some into trichloro or tetrachloro, तो जो required yield होगा, जो कैलकुलेशन आपने की होगी, आपका जो आउटपुट आएगा वो उससे काफी कम आएगा, ठीक है। तो yield would also decrease,
Due to these two reasons, this reaction is not feasible for the preparation of halogenalkanes at larger scale. समझ आ रही है बात? ये दोनों रीजंस क्लियर है? ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में थोड़ा सा थ्योरी के पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने, और ये तो चले अभी मीथेन है। अब लेट सपोज जितने आप कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएंगे तो उतनी पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती जाएंगी। तो हैवियर अल्केन्स के लिए तो ये रिएक्शन बिल्कुल ही नॉन फीजिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि मतलब इन केस ऑफ मीथेन वी आर गेटिंग 4 प्रोडक्ट्स। तो अब लेट सपोज अगर आपके स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है या 5 कार्बन है, तो देन हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बिकॉज फिर उसमें आइसोमर्स भी होंगे, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो बस ये जस्ट सिंपल आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छा, अब बाद बात क्या होता है कि डायरेक्ट रिएक्शन आ जाता है पेपर के अंदर कि लेट सपोज आपसे कहा जाए कि जी राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, या चलें सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि हाउ मेनी HCl molecules will form when dichloroethane converts into tetrachloroethane by reacting with Cl2 in sunlight। जी, क्या आंसर होगा इसका? How many HCl molecules will form when dichloroethane converts into tetrachloroethane by reacting with chlorine? जी बेटा, तो HCl के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 1। अच्छा, इसके लिए सिंपल क्या है कि हम रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोइथेन जी, डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H6Cl2। नहीं नहीं, देखें इथेन क्या है? C2H6। अब जब डाइक्लोरोइथेन बनेगा तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। ये एडिशन नहीं है ना बेटा, सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से 2 डाइक्लोरो का मतलब 2 Cl आ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे। सो दैट मीन्स C2H4, और जी अब सही हो गया, C2H4Cl2। तो दिस इज डाइक्लोरोइथेन, दिस इज डाइक्लोरोइथेन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है ना कि जितने हैलोजन आ रहे हैं उतने हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। तो C2H4Cl2, और इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू टेट्राक्लोरोइथेन। तो टेट्राक्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ टेट्राक्लोरोइथेन C2H4Cl C2H3। टेट्रा मीन्स 4, ट्राई मीन्स 3 होता है। ठीक है, तो टेट्रा मीन्स 4, तो 4 हाइड्रोजन मतलब बेसिकली 4 क्लोरीन हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2। अब Cl जब 4 होंगे तो हाइड्रोजन 2 और कम हो जाएंगे, तो दिस वुड बी C2H2Cl4। C2 अभी भी 2 हाइड्रोजन रहेंगे ना बेटा, टोटल 6 हाइड्रोजन थे। अल्केन इथेन में C2H6 है, तो अगर आप टेट्राक्लोरो कर रहे हैं मीन्स के 4 Cl लगा रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, उसकी जगह पे 4 Cl आ जाएंगे। समझ आ रही बात? ठीक है, तो C2H2Cl4, दिस इज टेट्रा क्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन। अब बताएं यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये कितने रिएक्ट करेंगे? हाउ मेनी क्लोरीन मॉलिक्यूल्स वुड बी नीडेड? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? कितनी सब्स्टिट्यूशन हुई हैं?
इस रिएक्शन में कितनी सब्स्टिट्यूशंस नजर आ रही हैं आपको? 2। ठीक है ना? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं ना, तो वन फॉर वन सब्स्टिट्यूशन वी नीड 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो अगर 2 सब्स्टिट्यूशंस हो रही हैं, सो दैट मींस वी नीड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। ईच मॉलिक्यूल विल रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम। वो और हर मॉलिक्यूल जो है वो पूरे वो 3 स्टेप से गुजरेगा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो अगर आपने 2 सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो दैट मींस वी नीड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। सो दैट मींस HCl मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 2। ठीक है, वी गेट 2 बिकॉज अगर 2 सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो 2 Cl, अब टोटल यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम हो गए, जिनमें से 2 क्लोरीन एटम तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, और जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे वो बाकी के 2 क्लोरीन एटम्स के साथ मिलके दे वुड फॉर्म 2HCl। तो इस तरह से आपने इसको ध्यान में रखना है कि फॉर ईच सब्स्टिट्यूशन वी नीड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड वुड फॉर्म। हाँ जी, समझ आ गई बात ये? ठीक है जी। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं जरा पास पेपर से, उसके बाद फिर आगे बात स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल सा P2 का एक क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन इज अ कलरलेस लिक्विड used in industry to produce synthetic fibers. ठीक है जी। A reaction scheme involving cyclohexane, अब ये अल्केन है, is shown in which cyclohexane is converting into chlorocyclohexane। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन मींस। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए ये आप मुझे बताएं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12 बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज हमें नजर आ रहा है कि ईच डॉट रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम एंड ईच कार्बन एटम इज मेकिंग 2 बॉन्ड्स विद कार्बन्स। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, तो 2 बॉन्ड तो इसके हो गए, तो बाकी 2 क्या होंगे इसके साथ? हाइड्रोजन। सो दैट मींस ईच कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट। सो इन टोटल देयर आर 12 हाइड्रोजन एटम्स। So the molecular formula is C6H12, C6H12। और यहाँ पे क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुई है रिएक्शन 1 में, और एक हाइड्रोजन की जगह पे Cl आ गया। तो रिएक्शन 1 इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। स्टेट द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1 टू अकर। जी, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन? यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक हो गया जी। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, this is the essential condition required. Next part is complete the table to give details of the mechanism in reaction 1. So name of step बताना है और reactions given है। तो reaction given है, what is the name of step? I think ये तो बिल्कुल clear, initiation, because a molecule break हो रहा है, we are getting free radicals, so this is initiation। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जो फ्री रेडिकल आपको स्टेप 1 से मिले हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल, दे अटैक्स ऑन साइक्लोहेक्सेन एंड वी गेट फ्री रेडिकल साइक्लोहेक्साइल प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा? HCl। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से जो H रिमूव होगा, दिस विल रिएक्ट विद Cl, सो वी गेट H। नहीं, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है, सो HCl। और नेक्स्ट स्टेप इज अगेन प्रोपगेशन, इसमें जो आपका साइक्लोहेक्साइल फ्री रेडिकल है, इट रिएक्ट्स विद अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, वी गेट क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था वही आपको दोबारा मिल जाता है। देन दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल अगेन अटैक्स ऑन अ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। तो ये ऐसे प्रोपगेशन चलती रहती है, और लास्ट में टर्मिनेशन है जी। इसमें यहाँ पे क्या आएगा? both these free radicals will combine with each other, so we get the cyclic ring, और लेट्स से यहाँ पे ये Cl अटैच हो गया। क्लियर है ये? C6H11Cl बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन?
ठीक है जी। तो ये अच्छा, उसके बाद आगे वाला रिएक्शन वो अल्कीन्स का है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। तो ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है ये कंप्लीट हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अल्केन्स के दो रिएक्शंस थे, ये दोनों रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, अब देखें ये केमिकल प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट हो गई अल्केन्स की। अल्केन्स के आपने केमिकल प्रॉपर्टीज, दो रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हेलोजिनेशन, ये दोनों रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जरा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में तो हमने पढ़ लिया कि अल्केन्स से क्या बनते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो अल्केन्स ऑल्दो ये इंडस्ट्रियली इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड नहीं है, बट स्टिल इनकी कुछ एप्लिक मतलब सिंपल एप्लीकेशंस हैं और जिनकी वजह से इनको इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। तो नंबर वन इज दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन रिएक्शन फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, ये रिएक्शन हम अल्कीन्स में पढ़ेंगे, फिलहाल जस्ट यहाँ पे सिर्फ हेडिंग डालेंगे। प्रिपरेशंस की जितनी भी प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे किसी भी होमोलॉगस सीरीज में, तो उसमें से कुछ रिएक्शन तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे, कुछ नए रिएक्शन होंगे, तो मैं सिर्फ हेडिंग्स दूंगा। मेन जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता ही नहीं है तो वो प्रिपरेशन में आता है, तो वो फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे जो अल्केन्स की प्रिपरेशन है, इसमें पहला रिएक्शन है एडिशन फ्रॉम अल्कीन्स बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फ्रॉम अल्कीन्स बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन भी जिसे कहा जाता है। तो ये रिएक्शन डिटेल में अल्कीन्स में आ जाएगा, फिलहाल सिर्फ यहाँ पे आप नोट कर लें। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो ये एडिशन रिएक्शन है अल्कीन्स का, ये हम अल्कीन्स में डिस्कस करेंगे। नंबर टू इज बाय क्रैकिंग। दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग। क्रैकिंग आपको याद होगा, वो लेवल्स में आपने पढ़ी थी। क्रैकिंग क्या होती है कि व्हेन लार्जर अल्केन्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, दे कन्वर्ट इनटू स्मॉलर अल्केन्स। ठीक है, क्रैकिंग को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज क्रैकिंग, व्हेन larger alkanes obtained from fractional distillation of petroleum. When larger alkanes obtained from fractional distillation of petroleum are heated in the presence of catalyst. Normally जो catalyst use करते हैं, either we use Al2O3 or SiO2. ठीक है, and they are heated at around temperature around 500 or above. ठीक है, around 500 degree centigrade or above. So heated in the presence of catalyst, we get smaller alkanes. Basically, cracking के through smaller alkanes बनाए जाते हैं. We get smaller alkanes. Plus alkenes भी बनते हैं यहाँ से, and hydrogen gas. Alkanes can also be prepared by cracking. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लार्जर अल्केन है, लेट्स सपोज इफ वी हैव C10H22। ठीक है, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आई थिंक मैंने डिस्कस किया था, और अगर नहीं किया था तो शायद वो लेवल से आपको जहन में होगा, मेरे जहन से निकल गया। याद है बेटा अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला? मैंने शायद स्टार्ट में डिस्कस नहीं किया था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, CnH2n+2। तो अल्केन्स के केस में क्या होता है, जितने कार्बन है Cn, हाइड्रोजन उसके डबल 2n+2, जो दो टर्मिनल्स वाले कार्बन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो कार्बन हैं तो इसके साथ दो हाइड्रोजन तो अबव एंड बिलो आ जाएंगे, देन बोथ द कार्बन एटम्स हैव हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, सो ये हो जाएगा Cn। नंबर ऑफ n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन, तो जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल।
H4 C2H4 plus 2, ये जो दो लेफ्ट और राइट वाले इनको ऐड कर लें, तो CnH2n plus 2, this is the general formula of alkanes. ठीक है, तो C10 H10 H22. अब let's suppose if this is heated in the presence of Al2O3 as a catalyst, so one of the product we get, अब यहाँ पे multiple products होती है, मैं just थोड़ा सा example देने के लिए reaction लिख रहा हूँ. So let's say we get C4H10, so we get butane, smaller alkane, butane plus C6H12, which is hexene alkene. This kind of reaction is known as cracking. Clear है ये आपके पहले से O levels में पढ़ा हुआ है, just reaction आपने याद रखना है, ठीक है, इसमें कोई confusion. तो ये दो preparations हैं alkanes की, number one by addition of hydrogen onto an alkene and number two by cracking. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद लास्ट जो इसमें टॉपिक हमारे पास आ जाता है, उसके बाद अल्केन्स जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे. जो कंबस्शन, अब ये बेसिकली इट इज मोर रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी जो कंबस्शन ऑफ अल्केन्स है, द एनवायरमेंटल issues with the combustion of alkanes. The burning of alkanes to produce energy, it releases toxic gases. ये आपको मालूम है, ठीक है. बर्निंग किसी भी कंबस्शन इंजन में जब आप अल्केन्स को बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ अल्केन्स releases toxic gases into the atmosphere. Because इस वक्त मोस्टली हम अल्केन्स को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो जब आप इन अल्केन्स को बर्न करते हैं तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, बट एक मेजर इनका प्रॉब्लम है कि इट रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर. फॉर एग्जांपल, फ्रॉम कंप्लीट कंबस्शन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकम्प्लीट कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन पार्टिकल्स which are also known as particulates or soot. इसके अलावा few other pollutants are also released. For example, nitrogenous oxides NOx, ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. So these are few general pollutants which are released during the combustion of alkene. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है ये तो नॉर्मली रिलीज होगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट रिलीजेस व्हेन इनकम्प्लीट कंबस्शन अकर्स, कार्बन पार्टिकल्स ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन. सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल दे रिलीजेस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन, कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंबस्शन. एंड ये जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स हैं, they releases when nitrogen, because fuel reacts with oxygen present in the air, तो air enter हो रही होती है, ठीक है. अब air में we know this thing कि air में nitrogen जो है ये around 78% मौजूद है, which is highly unreactive. But combustion engines में temperature इतना ज्यादा होता है कि high temperature breaks this nitrogen molecule and it reacts with oxygen. So nitrogenous oxides it forms when nitrogen in air reacts with oxygen at high temperature. ये तो ये कुछ एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में बाय कंबस्शन ऑफ अल्केन्स. समझ आ रही है बात ये? ठीक है. अब इनका मेजर डिसएडवांटेज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑल्दो ये इतनी मेजर पोल्यूटेंट नहीं है, बट स्टिल आपको इसका डिसएडवांटेज ध्यान रखना है. CO2 जो है इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है. ये हीट ट्रैप करती है, इट इंक्रीजेस द ओवरऑल टेम्परेचर. मतलब इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचुरल परसेंटेज थी एयर में, that is slightly being increased in the recent years, due to which
जो क्लाइमेट चेंज का पूरा प्रोसेस आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बेसिकली ये तो काफी ज्यादा हार्मफुल गैस है, तो ये डायरेक्ट बॉडी में जाके ऑक्सीजन की कमी करती है। मतलब बॉडी में जहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैच अटैच होना होता है, वो बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे, तो हीमोग्लोबिन की एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इट डिप्राइव बॉडी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन पार्टिकल्स या सूट जो है ये इट डिपॉजिट्स ऑन लंग्स, causes breathing problems. These are all harmful substances released during the combustion of alkanes. And last, nitrogenous oxides. नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आ जाती है एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट रिलीजेस व्हेन जो आपकी कंबस्शन इंजन्स होते हैं, यानी नॉर्मली दिस फॉर्म्स ड्यू टू व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता, बिकॉज एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं, बट कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि रीजन उसका क्या है, नाइट्रोजन इज हाईली इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। तो नॉन पोलर है, प्लस नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। So due to its non-polar nature and strong bonds, it is highly inert. But at high temperature in internal combustion engines, at high temperature in combustion engines, it breaks and forms and react with oxygen, react with oxygen, converts into nitrogenous oxides, which are acidic in nature. So these nitrogenous oxides, they are acidic in nature. तो अब इनका डिसएडवांटेज क्या है या हार्मफुल इफेक्ट क्या है? नंबर वन, दे one of the reasons for acid rain, causes acid rain. They work as a catalyst for the oxidation of sulfur dioxide into trioxide in the air. ये हम नाइट्रोजन एंड सल्फर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिसिटी में। जी बेटा, पढ़ा हुआ है ना ये? It catalyze the oxidation of SO2 into SO3 in air. ये होमोजीनियस कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और SO2 को SO3 में कन्वर्ट करता है एयर में। ठीक है, ये नाइट्रोजन एंड सल्फर वाले चैप्टर में ये टॉपिक आता है, तो ये एज अ कैटलिस्ट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। सेकेंडली, इट combines with unburnt hydrocarbons. When combined with unburnt hydrocarbons, वो फ्यूल या वो परसेंटेज ऑफ अल्कीन जो कि विदाउट बीइंग कंबस्टेड एयर में रिलीज होती है, तो when combined with unburnt hydrocarbons and oxygen in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, causes photochemical smoke. ठीक है, तो बेसिकली ये जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजन और नाइट्रोजनस ऑक्साइड ये एयर में जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं और यहाँ से ये स्मोक का कॉज बनते हैं। ठीक है, जो कि काफी मेजर एनवायरमेंटल इशू है। ठीक है, तो स्मोक में काफी ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें वन ऑफ देम इज PAN, peroxy acetyl nitrate, peroxy acetyl nitrate। ठीक है, तो ऐसे तो आपसे इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात नहीं होगी,
बट यहाँ पे जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखें कि ये जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं और नाइट्रोजनस ऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है, तो ये जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, वन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो दिस इज सिवियर काइंड ऑफ कंपाउंड जो कि काफी ज्यादा नुकसान देता है। ठीक है, तो बस ये इतना जब जस्ट आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट सिंपल इसमें हमने देख लिया कि जी हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है कंबस्शन ऑफ अल्केन्स के, क्या कौन कौन से टॉक्सिक गैसेस हैं या सब्सटेंस हैं विच रिलीजेस इनटू द एयर, और किस तरह से जो है ये नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मोक है इट कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ईयर नोज थ्रोट के प्रॉब्लम्स आते हैं, causes irritation to the smoke causes ENT issues। ठीक है जी, चलें, तो यहां तक बात क्लियर है बेटा, इसमें अब कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये अल्केन्स का जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया है। ऑल्दो अभी मैंने इसमें आइसोमेरिज्म जो है वो डिस्कस नहीं किया, बट वो ये है कि हम इंशाल्लाह ताला पहले भी अल्कीन्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा।